अलामा साहब आ रहे हैं, अजगजई साहब आ रहे हैं। मैं सिर्फ जगह मलने के लिए खड़ा था, अभी सारे आ रहे हैं। नहीं इधर आए, इधर आओ। वो नमाज पढ़ने गए आ रहे वो नहीं यार, वो नमाज पढ़ने जब बिस्मिल्लाह करें जी आप आए, मैं आपके तरफ आप इधर। अजगजई साहब आ जाए ना जी। सोख दरअसल बोले मेरे से बड़ा गलत है। आजा आजा उमर साहब करेंगे। जी हुआ चेयरमैन अलामा साहब आए, अलामा साहब अच्छा अच्छा तो वो ब्रीफ खबर को हम बिया शुरू को मस्ती गुंजाइश निश्चित है, वरानी गुंजाइश निश्चित है। चलें जी, नहीं वो कहेंगे जी तो फिर थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए सर से, रास्ता दे दें। शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर से अपोजिशन के पार्टीज़ के मेंबरान आपसे मुखातिब हैं। दो तीन अहम चीज़ें। सबसे पहले आज पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में अपोजिशन पार्टीज़ का उसी तरह एहतजाज जारी रहा और उसकी बुनियादी वजह ये है कि गवर्नमेंट के कई मेंबरान जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सबसे अहम चीज़ अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी जो बनी है वो सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तदरीस के लिए बनी। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया और उसके साथ पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने कहा कि खुफिया ही रहेगा और इस मुआहदे के तहत तकरीबन 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। बिहार या उत्तर प्रदेश के अकाउंट में नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और उसके बाद सरकार के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हुए। उस अकाउंट के ऊपर मुनाफा भी कमाया गया। तो ख़वातीन और हज़रात, इस सारे सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, अलकादर यूनिवर्सिटी का या बुशरा बीबी का क्या अमल दखल? तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ये लोग जिन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बाहर बनाई और पैसा मुंतकिल किया, तो वो लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पूछताछ करना चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने शौकत खानम हस्पताल बनाए, मुतअद्दिद अस्पताल, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, उसके साथ नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। यहाँ पे हम लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने वन हाइट पार्क की वो प्रॉपर्टी वो ख़रीदी, वो तो हुसैन नवाज से उन्होंने हसन नवाज से ख़रीदी। तो हसन नवाज के पास वो रकम आई कहाँ से कि जिसके तहत उसने वो हाइट पार्क कॉर्नर, वन हाइट पार्क जो है वो ख़रीदा? वो रकम क्या इत्तेफाक स्टील मिल की थी या सरिया या स्क्रैप बेचने से उन्होंने कमाई? वो अरबों रुपए कहाँ से आए? वो अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर कैसे गए? क्या वो हुंडी के ज़रिए गए? क्या वो ऊँटों के ज़रिए गए? क्या वो खच्चरों के ज़रिए गए? क्या वो लॉन्चों के ज़रिए गए? इसका तो पहले हिसाब बताएं ना। और वो अरबों रुपए जो या 190 मिलियन पाउंड उन्होंने वहाँ पे वसूल भी किए। तो दूसरी अहम बात यह है कि हुसैन नवाज ने तो वहाँ पे दिवालियापन अपना
बैंकरप्सी डिक्लेयर की है बरतानिया में, ज़रा उसके ऊपर भी आए ना। तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। मुख्तसरन एक दो बात करके फिर मेरे साथी बात करेंगे। आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई और उसका एलामिया भी आपके सामने आया। लबाब ये है कि हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज़ को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम इन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बग़ैर किसी कतकन के अनमॉनिटर्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई नज़र नहीं होगी, कोई आलात फिट नहीं होंगे, उस माहौल में होनी चाहिए। यह भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो कमीशंस के हवाले से भी हुकूमत ने हमें बताना है इन्हीं 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर कि वो कब तक ये बनाएंगे और तभी आगे ये नेगोशिएशंस प्रोसेस चलेगा। आखिरी बात मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में याद रखिएगा, एनर्जी क्राइसिस हमारे सिर के ऊपर आके खड़ा हो गया है। एनर्जी क्राइसिस बिजली और गैस की मद में इसी मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की 2018 की जो हुकूमत थी उस वक्त इन्होंने जो गलत मुआहदे किए थे उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से बिजली की कीमतें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि कैपेसिटी पेमेंट 2018 में तकरीबन 250 अरब थी, आज कैपेसिटी पेमेंट्स 1600 अरब से भी तजावज़ कर गई हैं इनकी गलत पॉलिसीज़ और मुआहदों की वजह से, और उसका ये जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी तरह पेट्रोलियम सेक्टर में सर्कुलर डेट का आप अंदाज़ा लगा लें, सब का सब जिम्मेदार ये लोग हैं। और इस पे आखिरी बात करूं कि मुसल्लह अफवाज को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को चोरी के तदारक में मुलव्वस करना उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि वहाँ पे मुश्किलात पैदा होंगी, फेलियर पैदा होंगे और आपके ट्रूप्स, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सही मकसद से हट के बिजली की चोरी में लग जाएंगे। और यह तजर्बा नवाज शरीफ के दौर में हो चुका है और उसका रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है और वो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनके गलत मुआहदों की वजह से आज पाकिस्तान में फ़ी यूनिट बिजली की कीमत जो है वो तकरीबन 85 रुपए से भी ज़्यादा यूनिट पहुंच गई है और गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और इस वक्त आप देख लें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आज डेटा रिलीज़ हुआ है कि वो मनफी ग्रोथ है। तो जिस गाड़ी का इंजन चल ही ना रहा हो, सीज हो रहा हो, तो वो मईशत कैसे चलेगी? बेरोज़गारी आपकी बढ़ रही है। 14 अरब डॉलर आपका, जो 2 मिलियन या 20 लाख लोग नौजवान पाकिस्तान से गए हैं, तकरीबन उनकी वजह से आपका 14 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला गया। और दूसरी तरफ हम लोग 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने भीख मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जई साहब आप बात करेंगे जी। मैं लेट आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं मैं आई इंडोर्स व्हाटएवर यू सेड, मैंने सुना नहीं जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा। मैं ज़रा मुख्तलिफ एंगल से बात करूँगा। हमारी जो तारीख यहाँ बनी थी उसका नाम था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन को दरखोर इतना नहीं समझा जा रहा, मुंतखब पार्लियामेंट का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। फरवरी के इलेक्शन का जो कुछ हुआ, जिन्होंने जीता था उन्होंने भगा दिया गया, अब ये लोग बैठे हैं। मैं तो अपील करूँगा तमाम पाकिस्तान के लोगों से, हर इदारे के लोगों से, कि भाई पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो आइन को बालादस्त बनाना चाहते हैं, जो आइन के तहत इलेक्टेड पार्लियामेंट को ताकत का सरचना बनाना चाहते हैं, जो हर इदारे को अपने उस फ्रेम में देखना चाहते हैं जो आइन ने मुकर्रर किया है। यहाँ पता नहीं क्यों लोग इस समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं अपने साथियों समेत रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम इदारों में, चाहे जजेस हों, चाहे जर्नल्स हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे ताजर हों,
कि भाई बिस्मिल्लाह करें, उस सफ़ में खड़े होना चाहते हैं या इस सफ़ में? ये सफ़ पाकिस्तान के बचाने का सफ़ है, आइन की बालादस्ती का सफ़ पाकिस्तान को बचाने का सफ़ है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का सफ़ है। बाकी यार लोग जो कुछ कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थरसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में, दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आइन के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम कहाँ, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अगर हमारे लोग आइन के तहत चलेंगे, इदारे आइन के तहत चलेंगे, हम उनको सर आंखों पर रखेंगे। लेकिन जो आइन से खिलवाड़ करेगा उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद करनी है, हमने लोगों को उसके लिए बुलाना है। बाकी मेरे दोस्त जो कुछ कह रहे हैं, आई सपोर्ट देम ऑल। बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त उमर अयूब साहब ने तो बात की, जो पॉलिटिकल हमारे नुक्ता नज़र है उसके हवाले से बात की है। चूँकि मैं हमेशा अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो हमारे सूबे के मसाइल है उस पर बात करता हूँ, तो आज भी वही कहूँगा। और मैं इस मौके पे इतना कहूँगा कि देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि होश के नाखून ली जाए। जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, और इसके लिए बहुत संजीदगी की ज़रूरत है, बहुत ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए और अफ़गानिस्तान के साथ तमाम मामलात वो टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको इस्तेमाल करके उसके साथ मामलात आगे बढ़ाए जाएँ। इस वक्त हमें जो हमारे ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनको जो बुनियादी मसला है वो लाइन ऑर्डर का है, और जो ये सूरत हाल आगे बढ़ रही है तो हमें डर है कि आइंदा 5-6 महीनों में सूरत हाल उस हद तक चली जाएगी कि किसी कंट्रोल में नहीं होगी। जो भी बात करनी है वो टेबल पे बैठ के, और वो पॉलिटिकल लोग करें। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं स्पीकर था तो अफगानिस्तान के हवाले से हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, और उस पर वह हमने अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाई थी, हमने अपना जो हमारी लोकल कम्युनिटी थी उसकी जो कारोबार था उसको दवाम भी बख्शा था। और ख़ासकर जो उस वक्त हमारा विज़न था कि हम अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को पाकिस्तान की जो हमारा ट्रेड है, हम अफ़गानिस्तान की रूट से हम जो सेंट्रल एशिया और एशियन स्टेट जो है उस तक पहुंचाएंगे। और उस वक्त हमने एक एग्रीमेंट भी किया, बल्कि हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान से होके सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाएगी। और वो बाकायदा अफ़गानिस्तान के जो हमारे पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसके साथ बाकायदा हमारा एग्रीमेंट हुआ। आप मुझे बताएं कि जो हमारे लोग हैं, ख़ासकर जो पख्तून जो उस इलाके में रहते हैं, उसका आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, एक जगह घर है दूसरी जगह डेरा है, आना जाना होता है। अगर आप इसको स्मगलिंग डिक्लेयर करेंगे तो वो कहेंगे क्या आपने कोई डेवलपमेंट किया उधर? क्या आपने 40 साल उसको जंगों में जकेड़ के जंगों में जो ना आपने उसको इन्वॉल्व करके क्लाशनकोव कल्चर दिया? आपने तो रोजगार कोई नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं दी। इसलिए हमारा मुतालिबा है नंबर 1 कि जो हमारा उसके साथ इंगेजमेंट है उसको बरकरार रखा जाए। फॉरेन मिनिस्टर फौरी तौर पर अफगानिस्तान का विजिट करे, और जो भी इशूज़ हैं हमारे कंसर्न हैं, बिल्कुल हमारे कंसर्न हैं, हमारे मसाइल हैं, पाकिस्तान की भी अपने मसाइल हैं, वो टेबल पे बैठ के हल की जाए। जज्बात के बजाय होश और हवास से मामलात हल की जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए। क्योंकि जो हमारा इलाका है वहाँ जुर्गों से बाहमी एक दूसरे को रिस्पेक्ट से मामलात होते हैं, डंडे से नहीं होते। तो इसलिए हमें ज़िंदगी का मौका दिया जाए, हमें जीने का मौका दिया जाए, हमें पाकिस्तानी समझा जाए, ऐसे पाकिस्तानी हमें हमारे एक तस्लीम किया जाए कि हमें वहाँ अमन दे। अमन तब होगा जब वहाँ की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर शिफ्ट आएगी। तो हमने आज ये मशवरा भी किया, अब हमारी स्टेटमेंट भी आ जाएगी कि अफ़गानिस्तान के साथ तमाम मामला डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए हल की जाए। एक सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी बातें हो गई हैं। देखें, पाकिस्तान सियासतदानों ने और अवाम ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान को चलाएंगे और बचाएंगे भी सियासतदान और अवाम मिलकर। अगर सियासतदान रेलिवेंट हो जाए, अवाम भी रेलिवेंट हो जाए, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं बचा सकती, आगे नहीं ले जा सकती।
पाकिस्तान के सियासी इदारों को मजबूत बनाना पड़ेगा, और मजबूत सियासी इदारे ही मजबूत इकनॉमिकल सिस्टम भी बनाते हैं, सोशल सिस्टम भी बनाते हैं, एजुकेशनल, बाकी सारे। लिहाजा ज़रूरी है कि सियासी इदारों को ताकतवर किया जाए, सियासतदानों को ताकतवर किया जाए। इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात का कहा है, इसकी जो अपर लेवल होगा उसमें ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासत को, सियासतदानों को, सियासी इदारों को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को ताकतवर बनाकर पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लगाया जाए, ताकि आइन के मुताबिक हुकूमत हो और कानून की अमलदारी हो। एक बात। दूसरी बात देखें, जैसे इन्होंने बताया कि इस वक्त नामनी की मिसाल है, इसकी सादा सी मिसाल ले लें। कुरम जो है 3 तरफ से अफ़गानिस्तान है, 1 तरफ से पाकिस्तान है। कई महीनों से रास्ते बंद हैं, मुआहदा हो चुका हुआ है। हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है कि इस स्ट्रेटजिक रोड को ओपन करें। अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि स्ट्रेटजिक रोड को ओपन कर सकें, हमारे सिक्योरिटी के इदारे 3 तरफ से अफगानिस्तान है, खुदा ना खास्ता कल मुश्किलात होती हैं तो आपकी सप्लाई लाइन कट जाएगी और आप कैसे वहाँ पर दिफा करेंगे पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि किस हद तक कैपेसिटी अमन व अमान के वाले से भी हमारे इदारों की कम हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। रोला डालने से, शोर करने से, धमकियां देने से, दबाने से नहीं होता है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट आज से नहीं कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए चाहिए कि अपने असल काम पर तवज्जो दें, जो उनका काम है, मुल्क की सिक्योरिटी, सरहदों की हिफाजत, नामनी के खिलाफ स्टैंड लेना और अवाम को अमन अमान देना और उनकी जान माल की हिफाजत करना। एक और बात की देखें, गजा में जो जुल्म हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, नस्ल कुशी हुई है, बच्चों का कत्लेआम हुआ है, ख़वातीन का, ऐसे जगी जराइम अंजाम दिए गए जो तारीख की शायद उसमें तारीख में कम मिसाल उसकी हो। औरतों को मारा गया, स्कूलों को तबाह बर्बाद किया गया, अस्पतालों को, चर्चिज़ को, इबादतगाहों को। और हदफ क्या था इसराइल का? हम हमास को ख़त्म करेंगे और अपने कैदी वापस लेंगे। हमास की लड़ाई क्या है इसराइल के साथ कि आपने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है जो इलेजिटिमेट है, इलीगल है, हम इसको नहीं मानते। उन्होंने वो जुल्म किया जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन आज इसराइल हार गया है, हमास को ख़त्म नहीं कर सका, अपने कैदी नहीं छुड़वा सका और कत्ल आम और नस्ल कुशी के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए वहाँ के लोगों के इरादे नहीं तोड़ सका, उनके सब्र को नहीं तोड़ सका। वाक़ईन गज़ा के लोगों को हमारा सलाम है, उन्होंने वहाँ इज़्ज़त, अपनी इंसानी करामत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी वतन से मोहब्बत और मट्टी से मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो डटे रहे। और इसराइल मजबूर हुआ, उसको कितना टाइम दिया गया और इसके नतीजे में खाली इसराइल को शिकस्त नहीं है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी शिकस्त हुई है। किस हद तक अंदर से बरहना सिविलाइजेशन है वेस्टर्न, कातिल, दरिंदा सिफत, वहशी, बर्बरियत करने वाले। अब सारे यूरोप और अमेरिका उसको क्या कर रहा था? सपोर्ट करता है इसराइल को। ये लोग हैं जो अखलाकी तौर पर दुनिया की निगाहों में मर गए हैं, ये इस काबिल नहीं है कि दुनिया के ऊपर रूल करें, दुनिया को चलाने के दावे करें, क्योंकि कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है इनके यहाँ, कोई बच्चों के राइट्स नहीं है, कोई ख्वातीन के राइट्स नहीं है, सब खत्म है, सब धोखा ही है। और ये बहुत बड़ी शिकस्त है जिसके असरात आप देखें आइंदा दहाइयों तक रहेंगे। और ये सिविलाइजेशन की शिकस्त फौजी शिकस्त से ज़्यादा खतरनाक है। लिहाजा हमारा सलाम है उनके ऊपर, गज़ा के मजलूमों पर और वहाँ की माँओं, बहनों और बेटियों पर और उन बच्चों पर जो डटे रहे। आज रात में जब जश्न मना रहे हो बच्चे, इस जुल्म के बावजूद इतनी उनकी उम्मीद है, उनसे सबक लेना चाहिए। हमारे मोहल्ले में अल्लाह ताला हमेशा मजलूमों का हामी होता है, शर्त है कि वो साबित कदम रहें और जालिमों को हमेशा शिकस्त होती है इंशाअल्लाह। नहीं बात नहीं, क्वेश्चन कर रहा है, जो पेशावर की मीटिंग थी, क्या उसमें आपको खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था? क्योंकि वहाँ पे जो बाकी सियासी जमातें थी उनकी सुबाई क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। नहीं देखो, मैं ज़रूर ये कहूँगा, मैं जो भी कोई मुलाकात करता हूँ, जिस वक्त भी करता हूँ, जिस पर्पज़ के लिए भी करता हूँ, खान साहब के हिदायत और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करता हूँ, खान साहब ही के लिए करता हूँ। और खान साहब या सूबाई हमारी जो हुकूमत है, अली अमीन खान गंडापुर साहब, उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। सम टाइम कुछ ऐसी मुलाकात ज़रूरी हो, वो मुलाकात हमारी ज़रूर हुई थी, बाकी लीडर्स भी उसमें मौजूद थे, मुलाकात हुई थी। मेरी खान साहब से पहले इंटरेक्शन हो गई थी, ट्यूसडे वाले दिन मैंने उनको ब्रीफ कर दिया था। बट खान साहब के पास चूँकि वो केस चल रहा था, मैं वापस यहाँ असम्बली में सेशन के लिए आ रहा था, तो हमारी तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई थी। आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, मेरी खान साहब के साथ उस पर तफसील से गुफ्तगू हुई। मैंने ख़ुद जर्नलिस्ट से ना अडियाला जेल के अंदर ना अडियाला जेल के बाहर बात की।
खान साहब से क्वेश्चन हुआ और खान साहब ने उनको ये कहा कि यस मेरी मुलाकात हुई है। मैं जिस पर्पज़ के लिए जाता हूँ मैं कभी कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करता जब तक मेरे पास खान साहब की स्पेसिफिक परमिशन ना हो। रीज़न यही है मुझे सिर्फ क्लोज करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुलाकात मैं करता हूँ वो उसकी ये मुलाकात है, इसमें खान साहब ने डिस्क्लोज़ किया था। जब तक मुझे खान साहब कोई इंस्ट्रक्शन न दे मैं कभी कोई बात नहीं करता, आप लोगों को मालूम है, यही मेरी आदत है। सवाल ये लेकिन कि इस वक्त आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, जाहिर बात है आपके पास देश पर भी मौजूद है, उन्होंने भी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्या आपने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की दीगर जमातें हैं उनसे मुशावरत की थी कि आप एमजी से मुलाकात करेंगे? देखिए हमारी मेरे और अली साहब की एक सेपरेट सी मुलाकात थी, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक़ है वो देखो वो हमारे अलायंस है और हमारे अलायंस के सरबराह है, और जब सरबराहान और पार्टी इकट्ठी बैठती हैं तो आपस में ऐसे कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ होता है। उनका हमेशा से अपना एक वर्शन रहा है, लेकिन दिस इज़ नेवर रॉन्ग कि आप मुल्क की अफादियत के लिए और बेहतरी के लिए बैठे। खान साहब से आज सवाल किया गया और आपके जर्नलिस्टों ने मुझे लिख कर के दिया क्योंकि मैंने थॉरली मैं नहीं सुन सका, मैं जज के सामने खड़ा था और खान साहब ने कहा ये मुलाकात खुशाइंद है, ये मुल्क के इस्तेकाम के लिए बेहतर है, बातचीत होनी चाहिए, मसाइल का हल सियासी तौर पर ढूंढना चाहिए। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई? देखो मैं टू दिस एक्सटेंट में आपको कहूँगा यस मुलाकात हुई है, बाकी लीव द रेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। करवाने में 9 दिन लग गए। आपको क्या लगता है कि 9 घंटे में ये 9 दिन लगेंगे या उससे ज़्यादा दिन लगेंगे? नहीं देखो लास्ट टाइम हमारी मुलाकात में वाकई आपकी पार्टी के बड़े सारे दिन लगे थे और मुलाकात इसीलिए एक मिनट हमारी इसलिए जो मुलाकात हमारी नहीं हो सकी तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन नहीं ले सके और इसकी वजह से वो मीटिंग भी लेट हो गई थी। लेकिन ये बात नहीं है, मैंने अर्ज़ किया कि ये इनका अपना मुलाकात में क्या कहते हैं?